हमें खुशी होती है कि हम हमारे दर्शकों को, विकास साथी और यूट्यूब के दर्शकों को लेजेंडरी वेटरन टेनिस खिलाड़ी श्री पारेख साहब से परिचय कराने में बहुत खुशी होती है। वो अभी सेमीफाइनल्स डबल्स मैच जीत कर आए हैं और कल वो जो हैं डबल्स और सिंगल्स वेटरन टूर्नामेंट जो हो रहा है विशाखापट्टनम में, हम उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो डबल्स और सिंगल्स भी जीतें। और इन शुभ शब्दों के साथ हम पारेख साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब से उनका टेनिस एसोसिएशन हुआ बचपन से, उसका विस्तार से जो है हमें बताएं। मेरे पिताजी विट्ठल दास पारेख ये टेनिस के अच्छे खिलाड़ी थे। दुर्भाग्य से 1948 से 1953 तक मैं जहाँ रहता हूँ, मैं येवला का निवासी हूँ। येवला शिरडी के पास आता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में और महाराष्ट्र में आता है। तो वहाँ 5-6 साल टेनिस कुछ वजह से बंद हो गया था। फिर वहाँ जज साहब आए देशपांडे नाम के, जो बाद में हाई कोर्ट जज भी बने। उन्होंने लीड लिया, उन्होंने जो लोग खेलते थे उनको इकट्ठा किया और फिर से टेनिस चालू हो गया। इसी तरह 1957 जब मैं 10th में था, तब मुझे टेनिस खेलने के लिए बुलाया गया। कोचिंग वगैरह कुछ नहीं था। 10 जूनियर लोग थे हमारे जैसे, नॉट जूनियर एक्चुअली, जिनको खेलने का था, जिनके पास रैकेट थी, जो ला सकते थे, ऐसे 10 लोगों को बुलाया। बाकी के 20 लोग अच्छे खेलने वाले थे। तो ऐसा टेनिस चालू हो गया। मेरा हैंड ही अच्छा होएगा क्योंकि आधे घंटे के बाद सब बढ़ जाते थे और मुझसे अलग अलग लोग सिंगल खेलते थे। इस तरह से मेरा 11th के बाद मैं पुणे चला गया और फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ा। फर्ग्यूसन में टेनिस खेलता था, वहाँ कॉलेज में कोर्ट्स है। फर्ग्यूसन चैम्पियन भी रहा, पुणे विद्यापीठ में खेला, विद्यापीठ की ओर से भी खेला। इस तरह से मेरे टेनिस की शुरुआत हो गई। बाद में मैं एल्डर सन था और येवला में हमारी स्कूल थी, मैनेजमेंट में पिताजी थे। तो बोले अभी पढ़ाई ख़त्म करो और अपने स्कूल में पढ़ाओ और भाइयों को आगे पढ़ाओ, वो सर्विस कर सकते हैं। इसलिए बीएससी ऑनर्स पास करने के बाद मैंने तुरंत निर्णय लिया और बीएड कर लिया और अपने स्कूल में सर्विस चालू कर दिए। और वहीं से 2000 साल में जूनियर कॉलेज भी मिला। जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल की तहत से मैं रिटायर हो गया। अंदर येवला में हम खेलते रहे लेकिन बाहर नहीं जा सके, कुछ परेशानियां थी, कुछ मालूम नहीं था। 1985 से हमको इनवाइट किया गया नागपुर को, वहाँ क्लब टूर्नामेंट वो हर साल आयोजित करते थे। सैटरडे संडे, ओनली 2 days, ओपन सिंगल्स, ओपन डबल्स एंड वेटरन सिंगल्स एंड डबल्स। वेटरन अबव 45 ओनली 1 ग्रुप। तो इसी तरह से 45 में 1985 में हमने क्लब टूर्नामेंट चालू किए। धीरे धीरे सब लोग बोले कि अपन भी आयोजन कर सकते हैं, इसलिए नासिक में चालू हो गया, औरंगाबाद में चालू हो गया, नगर में चालू हो गया। हम हमारे गांव में चालू कर दिए। 2 दिन का सिर्फ, सैटरडे संडे का। संडे को तो ऐसा था कि संडे के दिन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, सिंगल्स और डबल्स 6-6 मैच हम खेलते रहे। और वो कैसा खेलने का, हाउ टू टैकल विद द पीपल्स, हाउ टू टैकल विद द अपोनेंट्स,
अपनी एनर्जी कैसे 6 मैचेस को लगाने की, वो उस मैच में बराबर आ गया। ड्यूरिंग द मैचेस हेवी कुछ भी खाने का नहीं, खाना खाने का नहीं, फ्रूट, चाय, कॉफ़ी ऐसे करते रहो। और पूरे जब मैचेस ख़त्म हो जाते दिन भर के, उसके बाद रात को जहाँ मिल जाए 11 बजे 12 बजे, सैटरडे को तो 12 बज जाते थे और संडे को भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने तक 11-12 बज जाते थे। फिर जाने का, ढाबे पे जाने का, नहीं तो जो होटल रहेगा उसमें जाके खाना खाने का, ऐसा सिलसिला चालू रहा। फिर सडनली क्या हुआ, 1998 में मेरे नासिक के दोस्त हैं, उन्होंने बोला और तुम नेशनल क्यों नहीं खेलते हो, इतना अच्छा गेम है तो नेशनल खेलो, चलो मेरे साथ। तो 1998 में दिसंबर में नेशनल्स होता है हैदराबाद में, जीवी कृष्णा रेड्डी ये वहाँ नेशनल आयोजित करते हैं। इसमें 3 ग्रुप रहते हैं, 45 to 55, 55 to 65 एंड अबव 65। तो 98 में मैं 55 में आ गया। पूरे मेरे 10 साल, 10 यानी 45 में खेल ही सका नहीं बाहर, मालूम ही नहीं था, कोई मालूमात देने वाला नहीं था। यहाँ आ गए, क्वालिफाई कर लिया, अनजाने पार्टनर को साथ लिया, उसको साथ लेके सिंगल्स का भी क्वालिफाई किया, डबल्स का भी क्वालिफाई किया और दोनों टूर्नामेंट जीत लिए 1998 में। पहले 2-3 साल तो बहुत कम टूर्नामेंट्स रहते थे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद रहते थे। फिर हमने इनकरेज किया पूना वालों को, डेक्कन जिमखाना, फिर मुंबई, रामाराव अंधेरी में है, फिर लखनऊ में टूर्नामेंट हुए, दिल्ली में हुए, चेन्नई में हुए, फिर अभी कलकत्ता में हो गए। सब जगह अच्छे मेट्रो में ये टूर्नामेंट चलता है, प्राइज़ मनी टूर्नामेंट रहता है और अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, सब दोस्त मिलते हैं। तो ये टूर्नामेंट का सिलसिला आज तक चालू रहा। पारेख साहब ने अपने शानदार करियर में 122 टाइटल्स जीते हैं, जिनमें 2 ITF के टाइटल हैं। एक टोरंटो कनाडा में, वो ITF 2 ग्रेड का टूर्नामेंट था, और दूसरा जो है मलेशिया में जीते थे। पहली बार 2006 में हम थाईलैंड गए कुछ दोस्तों के साथ। पटाया में ITF लेवल 3 का टूर्नामेंट था। पहले टाइम गए, तजुर्बा भी नहीं था, तो भी बहुत सारे दोस्त मुंबई के, योगेश भाई भी थे, योगेश शाह भी साथ में थे। वहाँ गए और वहाँ 60 प्लस, वहाँ 5-5 साल के गैप में एक टूर्नामेंट होता है, यानी 35 to 40, 40 to 45। तो मैं 60 प्लस कैटेगरी में वहाँ खेला। अच्छा खेलने को मिला, तजुर्बा भी मिला और वहाँ टाइटल लिया। उसके बाद 2008 में भारत सरकार ने, यानी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने मेरा सिलेक्शन किया। मेरे साथ दिल्ली के RI सिंह, पुणे के माधव घाटे, मीरठ के रमेश गौतम, ये सारे लोग थे। हम इंडिया रिप्रेजेंट करके, डेविस चषक जैसा होता है वैसा पूरे वर्ल्ड में सीनियर्स का अलग अलग नाम से चषक रहते। तो हम 65 प्लस खेलने गए, उसका नाम था ब्रिटानिया सुपर सीनियर कप। वो खेलने टर्की गए। तो इस्तांबुल में हम गए पहला शुरुआत में, वहाँ से दूसरा प्लेन पकड़ के अंटाला गए। तो अंटाला में बहुत बड़ा रिसोर्ट है, वहाँ एक ही एरिया में 40 टेनिस के कोर्ट है, सिंथेटिक नहीं है, सैंड कोर्ट है। और वहाँ सीनियर, सुपर सीनियर, लेडीज एंड जेंट्स 4 ग्रुप के एक ही जगह में टूर्नामेंट हुए। इतने ज़्यादा कोर्ट बहुत कम जगह अवेलेबल रहते हैं। और उसकी खासियत ऐसी थी कि बारिश गिरा तो 1 घंटे में पूरा सूखा हो जाता था कोर्ट। तो वहाँ हम गए। हमारे ग्रुप में 21 राष्ट्र थे, 21 नेशंस थे 65 प्लस में। उनमें हम खेले
लेकिन हमको रनर अप भी मिला। हमने अर्जेंटीना को हराया, टर्की को हराया, नॉर्वे को हराया, लेकिन फ्रांस से हार गए। वहाँ इंडिविजुअल नहीं था, ये वर्ल्ड कप था जो डेविस चषक था, इंडिविजुअल नहीं था, लेकिन मैंने सब मैच मेरी जीत लिए। उसके बाद अभी 2013 में मैं खास खेलने के लिए कनाडा गया था। मैं और योगेश भाई दोनों यूएस होते हुए गए थे। टोरंटो में टूर्नामेंट था, ITF लेवल 2 का टूर्नामेंट, तो मैंने जीत लिया। पहली बार किसी सुपर सीनियर ने इंडिया के बाहर जाके लेवल 2 का टूर्नामेंट जीता। पारेख साहब, आपने देश की प्रतिष्ठा जो है टेनिस में विदेशों में भी जो है कायम की है, यानी भारत का झंडा जो है वहाँ पर भी गाड़ दिया। और जब आप यहाँ पर हिंदुस्तान में खेलते हैं, काफ़ी मेट्रोस में खेलते हैं, उसके बाद जो है आप विशाखापट्टनम कैसे आए, और विशाखापट्टनम में आने के बाद यहाँ का माहौल जो है, ऑर्गेनाइजेशन का माहौल आपको किस तरह का लगा? हुआ यूँ कि डॉक्टर साहब कि 2005 में हम नेशनल खेलने हैदराबाद गए, तो सेमीफाइनल के दिन यहाँ के जो हमारे दोस्त लोग हैं, DSN राजू, सेल राजू, अप्पला राजू, ये सारे मेरे पास आ गए। मैं खड़ा था, चाय पी रहा था, वो आ गए मेरे पास। बोले हम फर्स्ट टाइम विशाखापट्टनम में टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं और आपको आना है। मैंने पूछा भाई डेट्स कौन सी है, तो बोले अभी तय नहीं किए, कल आपको बताएंगे। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने डेट्स बोली, तो मैंने बोला मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकते? मैंने बोला मैं और योगेश भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं टेनिस खेलने के लिए, सेम डेट्स है, और वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर दिया है। वीज़ा, पाकिस्तान का वीज़ा लेने को दिल्ली जाना पड़ता है, तो जो जा रहा है दोनों में से एक भी जाए तो चलता था, इसलिए योगेश भाई दिल्ली जाने वाले थे और हमारा वीज़ा लेके हम पाकिस्तान खेलने जाने वाले थे। मेरा पॉसिबल नहीं है, मेरा सब तय हो गया है, तैयारी हो गई है। नहीं तो उन्होंने मुझे वहाँ से हिलने नहीं दिया। बोले नहीं पारेख साहब आपको आना ही पड़ेगा, वी आर गोइंग टू फेलिसिटेट यू बिग वे। और हम फर्स्ट टाइम वहाँ टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं, तो आपको तो आना ही पड़ेगा। इस तरह से जनवरी में 2006 के जनवरी में यहाँ पहला CMR आइटा टूर्नामेंट हुआ, और इतना अच्छा इंतज़ाम था, टूर्नामेंट का भी अच्छा था, अलग अलग वेन्यू थे, 45 का वेन्यू अलग, 55 का वेन्यू अलग, 65 का वेन्यू अलग, और 5 दिन के टूर्नामेंट में 5 अलग अलग जगह ले जाके सबको खाना खिलाया, डिनर पार्टी दी। कैलाशगिरी में गए पहले ही दिन रात को, वहाँ मेरा फेलिसिटेशन किया, संगीत पार्टी बुलाई, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया और सब प्लेयर्स के मन जीत लिया। सब ने डिसाइड किया कि बस दूसरे टूर्नामेंट में नहीं गए तो चलेंगे, वैजाग तो आना ही पड़ेगा। तो इस वजह से ये मेरा 10th CMR टूर्नामेंट यहाँ हो, 10 साल मैं यहाँ आया हूँ। पारेख साहब, आपने विशाखापट्टनम और इसकी मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ़ की, और ये DSN राजू और उनकी डेडिकेटेड टीम जो इतने साल से ये टूर्नामेंट्स कंडक्ट कर रही है वेटरन्स के लिए, वो तारीफ़ काबिल हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो हैं इतने फुर्तीले रहते हैं कोर्ट में, आप अपने अपोनेंट के साथ जो है जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है उसी तरह से आप खेलते हैं उसको? वैसा कोई राज नहीं है, फिर भी, और सीक्रेट भी नहीं है। बहुत साल से खेलता हूँ, तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है, और भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। बचपन में मैं कबड्डी, खो खो खेलता था, और हम गर्मी के सीज़न में
तैरते थे। और ये तीनों गेम खेलते खेलते तैरते तैरते मेरा स्टैमिना, मेरी वाइटल कैपेसिटी बढ़ गई। वाइटल कैपेसिटी यानी दीर्घ श्वास लेना और दीर्घ उच्छ्वास करना, डीप रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन। तो उसका मशीन आता है, वो काउंट करो तुम। तो वैसे मेरी वाइटल कैपेसिटी बहुत बढ़ गई। मैं पानी के अंदर 70 सेकंड तक रह सकता हूँ। और टेनिस में 2-4 अच्छे लोगों से पहचान हो गई। उन्होंने मुझे सिखाया, जब मैं डिफ़िकल्टी में था तो सिखाया कि ड्रॉप कैसा डालो, गेम को स्लो कैसा करने का, फास्ट कैसे करने का। और भगवान की और एक मेरे पे मेहरबानी ऐसी है कि अलग अलग प्लेयर के साथ खेलने की शुरुआत कर दी है। 2-3 गेम में मुझे पता चल जाता है कि ये कहाँ मार रहा है, अगला शॉट ये कहाँ मारेगा। उसको एंटिसिपेशन कहते हैं कि अपना अपोनेंट क्या चाल चलने वाला है, ये समझ जाता है। तो उस हिसाब से मैं तैयार रहता हूँ। तो मेरे अपोनेंट को ऐसा लगता है कि अपन जहाँ बॉल मार रहे हैं वहाँ पारेख साहब कैसे पहुँच जाते हैं। तो भगवान की देन है, उसको कोई ऐसा सीख नहीं सकता। बहुत लोग पूछते हैं मुझे, आपको ताज्जुब होगा कि हमारे क्लब टूर्नामेंट के बाद जो डिनर होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और ये शहरों में बहुत सारे डॉक्टर भी खेलते हैं, तो MD MA डॉक्टर ही पूछते हैं कि पारेख साहब आप क्या खाते हो, इतने फुर्तीले क्यों हो। तो वैसा कुछ नहीं, जैसे आप सब लोग खाते हैं वैसे ही खाते हैं, लेकिन स्टैमिना बढ़ गया है। एक एक दिन में 6-6 मैच खेलते थे, स्टैमिना अच्छा है। यहाँ भी अभी इसी साल अक्टूबर 2014 में कलकत्ता में यही टूर्नामेंट होता, नेशनल टूर्नामेंट था, सिप्फी टेक्नोलॉजी आहिस्ता नेशनल टूर्नामेंट 2014 में। फाइनल मैच मेरा डॉक्टर सुधाकर रेड्डी से 3 घंटे 20 मिनट हुआ। ये 3 घंटा 20 मिनट में डॉक्टर सुधाकर रेड्डी ने 2 बार मेडिकल आउट लिया, मेडिकल टाइम आउट लिया, मुझे जरूर नहीं पड़ी। ये तो भगवान की मेहरबानी है ना, दूसरा क्या है। 73 एज में 3 घंटे 20 मिनट धूप में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, ये तो भगवान की करिश्मा है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ भगवान का, मुझे अच्छा स्टैमिना, अच्छा सब दिया। पारेख साहब, इंडिया का नाम जो है रोशन किया है रामनाथन कृष्णन ने, विजय अमृतराज ने, लियांडर पेस ने, महेश भूपति ने, प्रेमजीत लाल ने, जयदीप मुखर्जी ने और सानिया मिर्ज़ा ने। अब आप सोचते हैं कि निकट में इस तरह के प्लेयर्स आएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे? अगर ग्रैंड स्लैम में या दूसरी जो प्रतियोगिता होती है, मास्टर्स 500, मास्टर्स 1000, इसमें अगर अपने इंडियंस को इंडिया का नाम रोशन करने का है तो उसको एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना चाहिए। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उनकी हेल्प लेके गवर्नमेंट ने फॉरेन से कोच मंगा के, जहाँ जहाँ टेनिस खेले जाता है वो कोच को साथ लेके अच्छे बच्चे चुन के उनको अगर 5-6 साल तक कोचिंग, सिर्फ कोचिंग नहीं तो उनको पौष्टिक आहार, जो आहार के वजह से उनका स्टैमिना बढ़ेगा, मसल की डेवलपमेंट होंगी, बोन्स बढ़ेंगे, ऐसा किया तो 10 साल के बाद इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कोई रवैया दिखता नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं गवर्नमेंट के पास कि वो यह कुछ करना चाहती है। तो इसी तरह का सिलसिला चालू रहा तो
मैं नहीं मानता कि वर्ल्ड चैम्पियन या फर्स्ट 100 में भी कोई भी इंडियन जेंट्स एंड लेडीज़ अभी 5 या 10 साल कोई आ सकता है। हाँ, अपने प्लेयर बहुत नज़ाकत से खेलते हैं, बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन सिंगल्स में स्टैमिना उनका नहीं, अच्छा स्टैमिना नहीं है उनके पास, तो वो डबल्स में वो शिफ्ट हो जाते हैं और डबल्स अपने बहुत अच्छे खेलते हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लेंडर पेस ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिक्स डबल्स का टाइटल खिताब हासिल किया। उम्र में सबसे ज़्यादा उम्र में ये ग्रैंड स्लैम का टाइटल उन्होंने हासिल किया। तो लेंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्ज़ा, ये बहुत अच्छे सब डबल्स मिक्स डबल्स खेलते हैं। तो अपने को अभी उम्मीद तो करनी है, लेकिन कोई तो भी आगे आए, मोदी साहब, अमित शाह, कोई तो भी आगे आके किसकी तो भी हेल्प करके ऐसा प्लान करना चाहिए 5-6 साल का। और सिलेक्शन कैसा चाहिए? 8 साल का बच्चा, 7 से 8 साल के बच्चा, बॉयज़ एंड गर्ल्स का सिलेक्शन करके उनको ट्रेनिंग देना, उनका फिज़िकल फिटनेस बढ़ाना है, उनके मस्कुलर डेवलपमेंट करनी है, इंडोरेंस बढ़ाना है, नहीं तो कोई चांस नहीं भाई। विदाउट स्टैमिना नोबडी कैन प्ले। हम चाहते हैं और भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप खेलते रहें, और आपने पहले भी कहा था कि 100 साल तक खेल सकते हैं इस गेम को। हम चाहते हैं कि आप 100 साल तक खेलते रहें और भी टाइटल्स बटोरते रहें और जीतते रहें, और युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बने रहें कि आपने यह प्रूव कर दिया है कि एज इज़ नो फैक्टर, एज इज़ नो बैरियर। तो आपने हमें बहुत ही उम्दा सजेशंस दिए किस तरह को यूथ का डेवलपमेंट करना चाहिए और किस तरह से जो है भारत का भविष्य टेनिस में बनेगा, इसके लिए वैल्यूबल सजेशंस दिए हैं। और हमारे साथ इस इंटरव्यू देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट सर। नमस्ते सर। थैंक यू।